आपको छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। आपने तो खुद देखा होगा एक फरिश्ता पिता के रूप में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मास्टर स्टोरी चैनल में। आज की कहानी है जानवरों वाले कमरे में पिता को बहू बेटे ने डाल दिया। कहानी पसंद आती हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी को सुनते हैं। भरी दोपहर में संतोष जी पानी के लिए अपने कमरे से बाहर आए। तभी उनके बेटे ने देखा, अरे बाबूजी, इधर उधर क्या घूम रहे हैं? क्या चाहिए आपको? आप कमरे से बाहर क्यों आए? अगर नैना आ गई तो फिर चिल्लाएगी। संतोष जी डरते डरते से बोले, बेटा, बहुत प्यास लगी थी, कोठरी में पानी नहीं था, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। बेटा बोला, आप एक काम करो बाबूजी, आपको जो चाहिए मुझे बताओ और कमरे में जाकर बैठ जाओ। वह बस आती ही होगी, बिना बात ही नाराज हो जाएगी। बेटे ने बहू के बारे में बात करते हुए कहा। संतोष जी अपनी कोठरी में चले गए, जो कि कच्ची मिट्टी से बना हुआ एक पुराना कमरा था। कोठरी में एक रस्सी बंधी हुई थी, जिस पर वो अपने कपड़े लटकाए रखते थे, और बेटे ने अपने पिता के लिए कुछ ईंटों पर एक प्लाईवुड रख दिया था, जिस पर वो अपने खाने पीने का सामान रख लिया करते थे। इसी कमरे के एक कोने में संतोष जी की खाट पड़ी हुई थी, जिसके सामने उनकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। अपनी कोठरी में जाकर वो लेट गए और अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और रोते रोते वो अपने अतीत की यादों में खो गए। जब आज से 50 साल पहले वो गंगोत्री जी को अपनी पत्नी बना कर लाए थे। शुरू में किसी बीमारी के चलते दोनों माता पिता नहीं बन पा रहे थे, पर उन दोनों ने लाखों जतन किए। गंगोत्री देवी जी ने हर मंदिर, हर मजार के चक्कर लगाए और संतोष जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव, शहर, आसपास हो या दूर हो, उन्होंने हर अस्पताल के चक्कर लगाए और हार कर भगवान को उन दोनों पर तरस आ गया। और 10 साल के इंतजार के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब ईश्वर की कृपा से गंगोत्री जी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। उन्होंने बेटे का नाम रोशन और बेटी का नाम रोशनी रखा। समय के साथ साथ बच्चे बड़े होने लगे। देखते देखते उनकी पढ़ाई पूरी हुई और अब उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से किया। उनके दामाद एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। यूँ कहो कि दामाद के रूप में उन्हें एक बेटा मिल गया था, किंतु सरकारी नौकरी के चलते वह अधिकतर बाहर ही रहते थे। बेटी की शादी के अगले साल ही उन्होंने बेटे की शादी भी करवा दी। शुरू में तो सब ठीक ठाक ही था, लेकिन धीरे धीरे बहू के रंग ढंग बदलने लगे। लेकिन जैसे ही बहू ने अपने रंग बदले, गंगोत्री देवी ने भी उसे तगड़ा झटका दिया। गंगोत्री देवी जी जितनी साधारण और सरल स्वभाव की थी, उतनी ही कड़क भी थी। जैसे को तैसा व्यवहार करना उन्हें अच्छे से आता था। इसलिए गंगोत्री जी के जीते जी वह कभी अपने मन की नहीं कर पाई। लेकिन उनके जाने के बाद उसने संतोष जी की जिंदगी जैसे जहन्नुम बना दी थी। अभी 3-4 महीने पहले ही उनका देहांत हो गया। तब से रोशन की पत्नी अपने ससुर को इतना सताने लगी, जिसके साथ कोई कल्पना भी ना कर पाए। इसलिए बेटे ने भी समस्या का समाधान निकालने के लिए नहीं तो अपने पिता को घर में रहने दिया और ना ही घर से बाहर निकाला। उसने अपने पिता को उस कोठरी में रख दिया जिसमें कभी गंगोत्री जी के रहते संतोष जी ने कदम भी नहीं रखा था, जिसमें कभी जानवरों के लिए भूसा रखा जाता था।
और कुछ हिस्सों में जानवरों को बांधा जाता था। आज उस जगह रोशन ने अपने पिता को डाल दिया था और वो ना चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वह अपने कारण घर में किसी तरह का तनाव नहीं चाहते थे। सुबह में उनके कमरे में चाय कभी मिलती थी तो कभी नहीं, और दोपहर में बेटा ही खाना एक पिन्नी में बांधकर कमरे में भिजवा देता था। उसके बाद ना कोई वापस उस कमरे की तरफ आता और ना ही संतोष जी कहीं जा पाते। वहीं पड़े रहते थे दिन रात, क्योंकि उन्हें वहां से बाहर जाने की मनाही थी। वह कोठरी अब उन्हें जैसे कोई काल कोठरी नजर आने लगी थी। उनका घर ही उनके लिए कैद बनकर रह गया था। कभी कभी वह सोचते कि शायद मैं इसी काल कोठरी में मर जाऊंगा। पता नहीं बाहर की दुनिया देख भी पाऊंगा या नहीं। फिर एक दिन जैसे भगवान को उन पर तरस आ गया और बिना बताए उनके दामाद और बेटी उनके घर पहुंच गए। वो अचानक वहां पहुंचकर सबके चेहरे पर खुशी देखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वह पहुंचे, नैना ने दरवाज़ा खोला। उन्हें देखते ही उसके चेहरे के रंग उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख रोशनी उसके चेहरे के आगे हाथ घुमाती हुई बोली, भाभी कहाँ खो गई आप? हम अंदर आए या दरवाजे पर ही खड़े रहे? नैना खुद को संभालते हुए बोली, अरे नहीं नहीं दीदी, आइए ना, अंदर आइए जीजा जी। बंटी और रोशनी दोनों अंदर आकर बैठे। नैना ने उन्हें पानी दिया। पानी पीते ही रोशनी बोली, भाभी घर में कोई दिख नहीं रहा है, सब कहाँ गए हैं? ना बच्चे हैं ना भैया हैं। नैना ने कहा, दीदी आपके भैया तो ऑफिस गए हैं और बच्चे अंदर दूसरे कमरे में सो रहे हैं। नैना ने पीने के लिए ठंडा दिया और नमकीन बिस्किट रख दिए। तभी बंटी ने कहा, और पापा जी वो कहाँ है भाभी? नैना की तो सीटी पिटी गुल हो गई। वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, पापा जी वो तो अभी आपके आने से पहले ही निकले, बस यहीं पड़ोस में होंगे कहीं। तभी रोशनी को कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। वो बोली, भाभी यह आवाज़ कैसी है? तभी नैना झट से बोली, वह बच्चों को कमरे में जो कूलर लगा है ना, वही थोड़ा सा आवाज़ करता है। रोशनी बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस बार तो भैया और पापा दोनों से मिल कर ही जाऊंगी। हर बार बस आती हूँ और घंटे 2 घंटे में चली जाती हूँ, पर इस बार सब काम से फ्री होकर आई हूँ 2-3 दिन के लिए। यह सुनते ही नैना के हाथ पैर फूल गए। वो बोली, 2-3 दिन? रोशनी हंसते हुए बोली, क्यों भाभी, चले जाएं क्या? तभी नैना ने कहा, अरे नहीं दीदी, 2-3 दिन क्यों, जब तक आपका दिल करे तब तक रहो। दीदी मैं अभी आती हूँ, आप बैठो। रोशनी आई और रोशन को फ़ोन लगाकर बोली, सुनिए जी, आपकी बहन इस बार रहने के इरादे से आई है, अभी आराम कर रही है, पर उठते ही फिर अपने पापा के बारे में पूछने लगेगी, तो मैं क्या कहूँगी? रोशन बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं आज थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा, आकर सब कुछ संभाल लूँगा, तुम आराम करो। दोपहर में सभी आराम से सो रहे थे। जब रोशनी और उसके बच्चे जागे, तब तक नैना के बच्चे भी जाग चुके थे। दौड़ते हुए बच्चे रोशनी के पास आए और बुआ बुआ कहते हुए उसके पास दौड़े आए। वह बोले, बुआ आप हमारे लिए क्या लेकर आई हो? रोशनी ने भी बच्चे को बैग से कपड़े निकाले और बच्चों को देते हुए बोली, कैसा लगा बुआ का गिफ्ट? बच्चे बहुत खुश हुए और फिर नए नए कपड़े पहनकर पूरे घर में घूमने लगे। तभी रोशनी ने फिर से पूछा, भाभी
हमें यहाँ आए काफ़ी टाइम हो गया, पापा अभी तक नहीं आए। ऐसा कहाँ चले गए? तभी निम्मी बोली, बुआ दादा तो। तभी नैना ने निम्मी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अपने दोस्त के गांव गए हैं। वो पास में ही एक गांव है जहां पापा जी के कोई दोस्त रहते हैं, तो वो वहीं चले गए हैं। रोशनी को थोड़ा अजीब लगा। अच्छा, भाभी हमें पापा ने कभी बताया नहीं इस बारे में। खैर, आप यह तो पूछो कि वो कब तक आएंगे। आपने बताया उन्हें कि हम आए हुए हैं? नैना बोली, दीदी पापा जी के पास फ़ोन नहीं है, इसलिए थोड़ी देर रुकिए, आपके भैया आ जाए तो आपकी बात करवा देंगे। वो लोग इसलिए रोशनी के सामने सच नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रोशनी को अगर उसके पिता ने बता दिया कि यह लोग उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो रोशनी उन्हें छोड़ेगी नहीं। इसलिए उसके साथ छुपाने की कोशिश की जा रही थी। अब रोशनी ने बंटी से कहा, बंटी आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हम जब से आए हैं तब से पापा हमें नहीं दिखे, और फिर पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल पहले जब भी रोशनी आती थी तो पहले से बता कर आती थी, और वैसे भी उनकी माँ को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ था। वो उनके बाद 2 बार ही आई थी, वो भी अपने भैया और भाभी को बताकर। तो रोशन ने पहले ही अपने पिता को समझा दिया था। उसने उनसे कहा था, पापा घर के झगड़ों के बीच में रोशनी को क्या लाना, वह बिना बात ही परेशान होगी। और फिर आज वह बिना बताए आई तो उन्हें अपने पिता की वेशभूषा सुधारने का मौका नहीं मिला। देखते देखते रात हो गई और अब रोशन भी घर आ गया। उसने ऐसा ही कहा कि पापा से मेरी अभी बात हुई थी। जब मैं घर आ रहा था तभी रास्ते में उनका कॉल आया था। पापा कह रहे थे कि वो सुबह तक आ जाएंगे। जब मैं तुम्हारा बताया तो वो बोले कि अब तो लेट हो गया है, कल सुबह ही आ जाऊंगा। रोशनी भी चुप रही, पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे याद आया कि निम्मी जो उसकी भतीजी है उसे कुछ बताना चाह रही थी। नैना से बोली, भाभी मैं बच्चों को आइसक्रीम खिला कर आती हूँ, आप तब तक खाना तैयार कर रही हो ना। नैना मन महसूस कर काम करने लग गई। आ गई महारानी रोब झाड़ने। देखो तो जरा, पता नहीं कब जाएगी, कितना काम बढ़ गया है मेरा। फिर भी वह झूठी हंसी हंसते हुए बोली, आप जाओ दीदी, मैं सब कर दूंगी। रोशनी बच्चों को लेकर बाहर मार्केट की तरफ चली गई और निम्मी से बोली, बेटा तुझे क्या खाना है? आज तू जो बोलेगी बुआ तुझे वही दिलाएगी। निम्मी की फरमाइशें की लिस्ट शुरू हुई। बुआ मुझे आइसक्रीम, बर्गर, समोसे, मोमोज, टिक्का, चाउमीन और बूढ़े के बाल, बस आज के लिए इतना ही। वह मासूमियत से इतराते हुए बोली, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए न बुआ, आप बस इतना ही दिला दो। रोशनी और बंटी दोनों हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, सही में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। निम्मी को सारी चीज़ दिलाकर रोशनी ने उससे पूछना शुरू किया, निम्मी बेटा दादाजी कहाँ हैं? वह कुछ सोचकर बोली, नहीं बुआ, मुझे नहीं पता। रोशनी ने खाने की सारी चीज़ निम्मी के सामने से हटाते हुए कहा, अच्छा फिर तो तुम्हें यह सब नहीं मिल सकता। यह सब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे बताओगी। निम्मी बोली, अरे बुआ, मम्मी ने मना किया है मुझे कि आपको कुछ ना बताऊं, और आप समझती नहीं हो। रोशनी ने बोला, बेटा मम्मी ने क्या बताने के लिए मना किया है?
निम्मी बोली, यही कि दादाजी घर में ही हैं। रोशनी थोड़ी अचंभित हुई और बोली, पापा घर में हैं? पर भाभी, यह बात मुझे क्यों छुपाना चाहती है? और अगर पापा घर में हैं तो मुझे क्यों नहीं मिले? और वो हैं कहाँ? मुझे तो कहीं नहीं दिखे। निम्मी बोली, बुआ ऐसे कैसे दिख जाएंगे दादाजी? वो तो पीछे वाले कमरे में है ना। निम्मी बोली, बुआ प्लीज़ आप मम्मी को मत बोलना कि मैं आपसे यह बात कहा है, वरना मम्मी मुझे बहुत मारेगी। रोशनी बोली, ठीक है बेटा, पर कहाँ हैं दादाजी, यह तो बताओ। निम्मी बोली, बुआ वह जो पीछे जानवरों वाला कमरा है वहीं पर है दादाजी। रोशनी ने जैसे ही यह सुना, उसके तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह चौंकते हुए बोली, बेटा यह तुम क्या कह रही हो? दादाजी उस जानवर वाले कमरे में हैं? पर वह तो बहुत समय से बंद था ना। वो बोली, उसकी तो छत भी खराब है, ऊपर से बरसात का मौसम, पता नहीं पापा कैसे उस कमरे में रह रहे होंगे। तभी बंटी ने कहा, रोशनी परेशान मत हो, हम लोग अभी चलते हैं और देखते हैं पापा किस हाल में हैं। और फिर मौसम भी खराब है, किसी भी समय बारिश हो सकती है। आसमान की तरफ देखा और रोशनी बोली, हाँ बंटी आप सही कह रहे हो। बेटा चलो जल्दी जल्दी यह सब फिनिश करो, हमें अभी घर जाना होगा। मैं तुम्हें फिर कभी यह सब खिला दूंगी। बंटी और रोशनी बच्चों को लेकर घर वापस आए। देखा तो घर में नैना और रोशन भी नहीं थे। रोशनी तेज कदमों से पीछे वाले कमरे की ओर बढ़ी कि तभी उसे अपनी भाभी की आवाज़ आई। वह अपने ससुर से कुछ कह रही थी। बाबूजी, अगर 2 वक्त की रोटी खाना खल ना रहा हो तो अपना मुंह बंद रखना। और हाँ, ज़्यादा बेटी का सगा बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनसे कुछ कहोगे भी तो वो तो आपकी बातें सुनकर चले जाएंगे। बाद में हम भी यहाँ रह जाएंगे आपकी सेवा पानी करने के लिए। आज संतोष जी बोल पड़े, अरे नैना, आज तुम्हें क्या हो गया? बड़ी तमीज में बात कर रही हो। यह रोशनी के आने का डर है या रोशन यहाँ खड़ा है इस बात का? इतने में ही नैना भड़क गई और बोली, तुझे तमीज नहीं रही क्या बूढ़े? इतने इज्जत दे रही हूँ, वह कम है क्या? एक तो तुझे बनाकर खिलाऊं, ऊपर से तेरे ड्रामा देखूं, और जहाँ तक बात रही तेरे बेटे की, इससे मुझे डर नहीं लगता, बल्कि इसको मुझसे डर लगता है। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी और केस कर दूंगी कि तुम लोग मुझे दहेज के लिए मारते पीटते हो। और जहाँ तक बात रही तेरी बेटी की, तो वो बस 2 या 3 दिन के लिए है, इसलिए नखरे कम कर और उठकर यह साफ सुथरे कपड़े पहन ले। पता नहीं कैसे इस गुदड़े को पहने पूरा टाइम रह लेता है इस बुढ़े ने। वह खुद को संतोष जी से दूर करते हुए बोली। रोशनी ने वक्त पर दिमाग का इस्तेमाल करके यह सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और रोशनी सामने आकर नैना से बोली, वाह भाभी, क्या संस्कार हैं आपके। क्या आपके माँ बाप ने आपको यह सब सिखाया? आपको मेरे पिता के साथ इतना बुरा व्यवहार करते एक बार अपने पिता की याद नहीं आई? या आप उन्हें भी इसी तरह जानवरों वाले कमरे में डाल कर रखती हैं? नैना की बोलती बंद हो गई। उसने अपने भाई से कहा, और भाई, आपको शर्म नहीं आई अपने बाप के साथ ऐसा करते हुए? कैसे बेटे हो तुम? आज के बाद मेरे पापा के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना, वरना इतने डंडे लगाऊंगी कि दोनों याद रखोगे। बंटी जी और बच्चे भी आ चुके थे और फिर बंटी जी और रोशनी अपने पिता संतोष जी को अपने साथ लेकर चले गए और संतोष जी ने जीते जी अपनी सारी ज़मीन जायदाद और अपना घर भी रोशनी के नाम कर दिया।
जब तक संतोष जी जिंदा थे अपने नाती और नातिन, बेटी और दामाद के साथ सुकून भरी जिंदगी जिए। और जब वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो रोशनी अपने पति के साथ अपने मायके गई। अभी तक उसके भाई भाभी वहीं रह रहे थे। उसने वकील और पुलिस की मदद से उस जगह को खाली कराया और अपने घर को एक वृद्धा आश्रम में बदल दिया, क्योंकि उसके पिता को उसने जिन हालातों में देखा था वह नहीं चाहती थी कि और वृद्ध व्यक्ति भी वह तकलीफ झेले। आज उस वृद्धा आश्रम में बहुत लोग एक साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह। और संतोष जी की मूर्ति जो कि रोशनी ने वृद्धा आश्रम में लगवाई थी, उसे देख सभी लोग इस बात का शुक्र अदा करते हैं। संतोष जी वृद्धा आश्रम संस्था पूरे शहर में प्रसिद्ध थी और बहुत सारी ब्रांच खोली, अनेकों गरीब वृद्धों के भले के लिए। और बहुत से अमीरों ने इस काम में रोशनी का सहयोग किया। सभी लोग इस वृद्धा आश्रम में यह परिवार की तरह रहते हैं और सभी त्योहारों पर वह उन सभी वृद्धों के लिए मिठाइयाँ लाते हैं। सभी खुशी खुशी जीवन जीते हैं और रोशनी और उसके बच्चों को दुआएं देते हैं। रोशनी के इस एक कदम से न जाने कितने अनाथ माता पिता को सहारा मिला। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।